यूटी एक गरीब बच्चा था जिसे कम उम्र में प्रतिभा की कमी के कारण अपने पिता द्वारा तंग किया जाता था। वह अपनी प्रतिभाशाली बहन की छत्रछाया में रहता था, जिसने अपने परिवार को अपनी प्रतिभा से समृद्ध बनाया। लेकिन जब उनके घर पर एक त्रासदी हुई तो यूजी अनाथ हो गया। दुनिया में सबसे ठंडे संभ्रांत सैनिक बनने के लिए दुष्ट लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। हालांकि उसकी यात्रा सबसे ठंडी में से एक थी जिसे किसी ने भी कभी देखा हो। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी उपेक्षा की क्योंकि उसके पास कभी भी वह प्रतिभा नहीं थी जो उसकी बहन काजुकी ने कम उम्र में दिखाई थी। उसके रेखाचित्र उसे दिखाते उसे कई कला प्रतियोगिताओं को जीतने और उसके काम को लाखों डॉलर में बेचने की इजाजत दी। यूजी अपनी छोटी बहन से बचते हुए बड़ा हुआ। जब वह अपनी ताजुकी के साथ था तो हर कोई उसका मजाक। वह एकमात्र व्यक्ति बन गई जो उसके साथ खेलती थी और यहाँ तक कि उसे और उसकी बहन ने हर चीज में उसका समर्थन किया और उसे अपने सपनों तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि चीज जिसने उन्हें खुशी दी और उन्हें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाए गए खराब चित्र भी। वह हालांकि उनके पिता ने यूजी के काम का इस हद तक मजाक उड़ाना जारी रखा कि यूजी ने शर्मिंदगी से अपना काम ही नष्ट कर दिया। यादृच्छिक दिन यूजी उससे पूछा कि क्या वह एक दिलचस्प बॉक्स से चॉकलेट का एक टुकड़ा लेना चाहेगा। उसके रहस्यमय आदमी एक धूर्त मुस्कान देता है जैसे जैसे और रद्द भी कर दिया। उसकी कला की पढ़ाई पेरिस में होती है, इसके बजाय वह अपने भाई के साथ मंगा पढ़ने में समय बिताती है और कहती है पूरी जिंदगी अकेले रहने के बजाय दोस्त बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। कुछ दोस्त बनाने के साथ साथ उसकी कभी कभार बनाई गई पेंटिंग से उनके परिवार की एकमात्र आय बन गई। लेकिन यूजी के साथ उनका व्यवहार बदतर हो गया। उनका परिवार हर रात खाना खाने के लिए बाहर जाता था। सूखी रोटी को पानी में भिगोकर रखा गया था। ये देखकर काजुकी उस पर फ्रिज में रखा खाना खाने के लिए चिल्लाया। अगर उसने ऐसा किया तो उसके माता पिता उस पर नाराज हो जाएंगे। काजुकी की उदासी बढ़ती जा रही थी और इलाज किया गया और उसके दुर्व्यवहार के लिए वह अपने माता पिता पर चिल्लाती रही। सुधार नहीं हुआ। उसके पिता ने स्पष्ट रूप से अपनी नफरत दिखाना जारी रखा और उसकी मां ने जब यूजी देर से घर आया और उसने अपनी बहन को बताया कि वह उसके साथ खेल रहा था, लड़की है जो वह उसे बताता है कि यह थी, लेकिन उसे दोस्त को धमकाएगी। वह उसे बताती है कि वह ये उसके लिए उपयुक्त है और लगातार लड़कियों से दोस्ती करने के लिए वह उस पर गुस्सा हो जाती है। काजुकी की ईर्ष्या बढ़ती है और वह उस पर चिल्लाती है। लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए उसकी अनुमति लेनी होगी, जिसे यूजी स्वीकार करता है। उसी दिन काजुकी ने उससे पूछा कि क्या वह सामान्य भाई बहनों की तरह उसके साथ नहाना चाहूंगी। काजुकी ने सच्चा प्यार है जो वह उससे साझा करती है। अंततः उसने एक नियमित हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसके दोस्त बन गए उसके प्यादों की तरह, क्योंकि उसने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन उसका प्रभाव उसके माता पिता के साथ छेड़छाड़ तक बढ़ गया था और इससे यूजी को किसी भी चीज से अधिक डर लगता था। लेकिन हमेशा के लिए इसी तरह से जीवित रह सके त्रासदी के दिन तक। और लाल बालों वाली एक लड़की एकमात्र जीवित बची थी। यूजी के पिता अवसाद में पड़ गए और बोतल में बदल गए। उनका क्रोध बढ़ने लगा और उनकी मां ने केवल एक चीज जो यूजी को याद रहती थी, वह थी अपने पिता को चिल्लाते हुए सुनना। उसकी मां ने वह कल्पना से भी बदतर पिता बन गया। इसलिए यूजी और उसकी मां एक नए घर में भाग गए जहां उन्होंने अंततः उसे खाना पकाने का आनंद लेगा और उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वे स्वर्ग में रह रहे थे। तब तक उन्हें एक साथ खुशियां मिली, लेकिन उनकी शांति कायम नहीं रही और एक साल उन्हें फिर से पा लिया। उन्होंने यूजी की मां से कहा कि वह सो जाएगी। उसे एक और सुनहरा अंडा दिया और यूजी ने अपनी मां को इस तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा होते ही यूजी ने अपने पिता को घूर कर देखा और उसे खत्म करने की ठान ली। उसे एक आदमी को मारने के लिए किस हाथ का उपयोग करेगा। वह अपनी मां को सांत्वना देती है और वह उससे पूछती है कि इस बार उन्हें कितनी दूर तक दौड़ना चाहिए। वह उसे पहले दौड़ने के लिए कहती है और वह उसके साथ बाद में अपने पूरे जीवन की बचत देकर उसे दौड़ने के लिए कहती है। ट्रेन स्टेशन और उसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करने के लिए शुभकामनाएं देता है। यूजी अपनी मां की बात मानता है और ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और यूजी अपने घर वापस जाता है। उसे पता चलता है
अपने घर में प्रवेश करता है और उसे पता चलता है कि वह उस दिन के बाद उसकी चेतना क्षीण हो गई और बाद में वह एक अस्पताल के अंदर जागा और उसकी माँ के पास केवल एक नोट बचा था। माफी मांगी, ये सोचकर कि वह कहाँ है, वह अनाथ के रूप में कहीं और न रह सके। रहस्यमय आदमी रे उसका अभिभावक बन गया और उसे अपनी छोटी बहन के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन यूजी ने दीवारें थी जहां वह रह सकता था। खाने और सोने की प्रे का अंगरक्षक आया और यूजी को परेशान करने के लिए तैयार था, लेकिन यूजी के पास उसकी मौत हो गई। इसके साथ पालन करने में सक्षम था और क्योंकि उसे यूजी होना चाहिए था, पूछता है कि क्या रे पागल है। रे ने उससे कहा कि वह उसे एक मजबूत उपकरण बनाएगा और उसे ठंडे सैनिक बनने में बीते, और वह रे का पसंदीदा शिष्य बन गया। लेकिन इससे अन्य बच्चों को नुकसान हुआ। उसे धमकाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति था जो उस पर दयालु था। वह उसका इलाज करती थी और यहाँ तक कि उसके लिए अपना भोजन भी बचाती थी, और उसने सोचा कि वह इस द्वीप पर ओस्लो के नाम से जाना जाएगा और यूजी के साथ असली चाकू चलाने का प्रशिक्षण भी लेगा। चाकुओं पर भरोसा करना और मरने से पहले मारना सिखाया। उसका दुश्मन था जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल था। ओस्लो ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, ये विश्वास करते हुए कि अंतिम परीक्षा का दिन आ गया और उसकी परीक्षा उसके बल्कि मालिन थी। उसने उसका सामना करने की तैयारी की और वह उसकी ओर मुक्का मारने के लिए दौड़ने लगा। उसे नीचे गिराने की उसकी चपलता उससे भी आगे निकल गई और उसके प्रहारों ने खड़े होने की कोशिश की तो उसने एक लात मारी, जिससे उसके पिता द्वारा उसकी मां को चोट पहुंचाने की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे और मैच के दौरान उसका दिमाग चकराने लगा। माली ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और उसके ऊपर खड़े होकर उसे लात मारकर गिरा दिया, और यूजी का मानना था कि ये सब उसके पाप का भुगतान करने के लिए था। इससे पहले कि उसे पता चले कि यूजी हार गया है, अपने पिता को खत्म कर देना जेल की कोठरी के अंदर ओस्लो के लिए एक निराशा बन गया। मालिन साथ ऐसा नहीं किया होता। मालिन उसे खिलाने की कोशिश जारी रखती। स्नातक होने के दिन अलविदा कहा और कहा कि वह उसे फिर से देखेगी, लेकिन वह आखिरी बार था जब उसने मालिन को देखा और उससे बात की। नर्स ने पहली बार यूजी को ये दुखद समाचार सुनाया, नौकरी होने के बजाय उसे पीटकर उसे बचाने में सक्षम होगा। पहला हत्या मिशन शुरू किया और एक नौकरानी के रूप में एक अमीर आदमी के कमरे में घुस गया। अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रहा। उनकी हत्याएं तब तक सफल होती रही जब तक कि एक दिन वे ओस्लो के घर में नहीं घुस गए। कानून प्रवर्तन ने उनके रास्ते में खड़े सभी लोगों को नष्ट कर दिया और ओस्लो को लगभग घेर लिया। उसकी एक भूमिगत मार्ग और एक स्टील का दरवाजा मिला जो इसे उड़ाने के बाद अंदर एक सफेद बालों वाला बच्चा बैठा था और यूजी के सफेद बाल गिर गए थे। साको ने लड़के को देखा और महसूस किया कि उसे पानी के माध्यम से भागने में सक्षम था। साको ने यूजी को अपने साथ जापान ले जाने का फैसला किया, लेकिन जेबी ने उसके साथ चलने का फैसला किया। असको उसे अगले 40 सेकंड के भीतर बिस्तर से बाहर निकलने का आदेश देती है। वह उसके सिर पर वार करती है और उसे धमकी देना जारी रखती है, इसलिए जेबी। लेकिन यूजी ने कभी भी दयालुता का अनुभव नहीं किया है और वह नहीं जानती कि और उसे इसे खत्म करने के लिए कहती है। वह उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि वह उससे अपने गंदे कपड़े बदलने का आदेश देती है, लेकिन वे जो देखते हैं वह उन्हें चौंका देता है। उसका शरीर घावों और बंदूक के घावों से भरा हुआ है और उसने उनके लिए पेय और भोजन लाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय जब कोई मक्खी आती है तो वह उसे अपने हाथ से कुचल देता है। जब वह मक्खी को देखता है तो और उल्टी कर देता है। असाको उसे सांत्वना देने के लिए आती है और वह सोता है रात में, और असाको को एहसास होता है कि उसका मन जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक टूट गया है, क्योंकि जब उसने उसे अनगिनत चाकू के घाव और टूटी हुई हड्डियां देखी, साको को लगता है कि उसके लिए जीवित रहना आसान हो सकता था, लेकिन उसने कसम खाई। अगली सुबह असाको उसे अपना भगवान मानकर यूजी के ऊपर बैठी है और यूजी उसे बचाने के लिए जेबी से विनती करता है। असाको उससे कहता है कि वह आपकी कोई भी बात सुन लेगी। पीड़ित साको ने यूजी को अपना पिल्ला दिया जो अब उसका साथी होगा और उसे इसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहता है। यूजी ने इसका नाम साथ साको उसे खेलते हुए देखता है, उसका पिल्ला, और जेबी सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने उसे एक वास्तविक बच्चे की तरह व्यवहार करते देखा है। कुछ
खुफिया एजेंसी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जेबी ने मार दिया जाएगा इस तरह छोड़ देता है और आश्चर्य करता है कि क्या यही वह कारण है जिसके कारण वह मरने से डरने लगी है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी है और वह अब एक अच्छी स्नाइपर नहीं बन सकती है। रात को तारों को घूर रहा है और रो रहा है। यूजी लगातार बढ़ रहा है और जब वह दौड़ने जाता है तो उसे असाको के शब्द याद आते हैं कि उसे प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि वह लगातार बढ़ रहा है, असाको उसे बताता है कि मिडिल स्कूल में दौड़ना पर्याप्त नहीं है और जो लड़कियां मिलती हैं वह उसे प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और उसे एक ऐसा व्यक्ति बनना सिखाती है जो मजबूत हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वह उसे सिखाती है कि काटने के लिए अपने कुत्ते को बुलाती है। अंत में वह उसे सिखाती है कि फाइटर्स केवल मिडिल स्कूल में लोकप्रिय होते हैं और हाई स्कूल में लड़कियां केवल स्मार्ट लोगों को पसंद करती हैं। ओसाको उसे सब कुछ पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसके पढ़ने के बाद वह उसके लिए सब कुछ खरीद लेगी। उसे धूम्रपान करते समय एक साको अपनी बंदूक साफ करते हुए मिलती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने अगले दिन वह 300 मीटर से अपना पहला शॉट फायर करता है और अगले शॉट में इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और असाको उसे एक उपहार देने का वादा करता है। यदि वह लक्ष्य को मारती है तो ओसाको उसे नंबर के साथ एक केस देता है 9029, जो उसका अब से युगी की होगी। हालांकि वह उससे कहती है, यूडी साको से पूछता है कि क्या वह उसे अपना मालिक कह सकता है, क्योंकि उसके लिए वह मां नहीं थी या एक बहन, वह कम से कम एक पिता थी। केवल एक चीज जो उसके लिए बनी वह सर्दियों के दौरान एक मास्टर थी। ओसाको एक साथ शिकार पर निकलते हैं। उसका लक्ष्य एक हिरन होता है, एक गोली, क्योंकि इससे करदाताओं का पैसा खर्च होगा। हालांकि यूडी लड़खड़ाता है और अपनी कमजोरी का एहसास होता है और वह उसे दोष नहीं देता है, क्योंकि वह किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में किसी यादृच्छिक दिन में सबसे अधिक सह चुका है। यूजी अपने शयनकक्ष में भागता है और अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन तभी वापस आता है और देखता है कि जॉन को, लेकिन उसका दिमाग उसे कार्रवाई करने से रोकता है और वह ऐसा करने में विफल रहता है। जैसे ही भालू चला जाता है, यूजी भालू पर गोली चलाता है और उस व्यक्ति को बचाने से नहीं रोक पाएगा जिसकी वह परवाह करता है। इसलिए जैसे ही बर्फ पर फिसल जाता है और उसकी बंदूक को बंद कर देने वाली गोली को, लेकिन यूडी भालू पर वार करने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करता है। भालू एक ही वार में उसे मार गिराता है और यूजी के पूरे दिमाग में एक साधारण छड़ी से खत्म करने के शब्द कौंध जाते हैं। वह भालू की आंख बंद कर देता है। पास से एक सरसराहट आती है और वह देखता है कि कुछ शावक उसके कुत्ते की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह उनका भोजन है। उनका भोजन बन गया है। उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। उससे कोई लेना देना नहीं था और जब वह गोली चलाता है तो दर्द से चिल्लाता है। बाद में वह उससे पूछती है कि क्या हुआ यूडी। अंत में भालू को नहीं मार सका और वह उससे कहती है, फायदा नहीं हुआ। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं। वे अपने कुत्ते के कॉलर को दफनाने में सूर्यास्त बिताते हैं और यूजी चाहता है कि उसके मरने तक उसका जीवन कोई निरर्थक बहाना नहीं है और वह जानती है कि जब तक वह उसे सीधा आदेश नहीं देती तब तक वह कुछ नहीं मार सकता और आश्रय सभी करदाताओं द्वारा दिया जाता है। वह पुराने दिनों में उनकी रक्षा कर सकता है। असाको उससे कहता है कि जब तक वह 10 दुश्मनों को नहीं मार देता तब तक वह मर नहीं पाता। वह उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन दूसरे की जान बचाने के लिए ट्रिगर खींचते समय उसे कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ साल बीत जाते हैं और सेको जेबी को बताता है विकास पूरा कर लिया है। जेबी को आश्चर्य होता है कि वह किस तरह की। वह उसे बताती है कि वह कहानी थी जो यूजी बढ़ती कार्रवाई का अनुभव करने में सक्षम थी जब उसने अपने कथानक में गिरावट की कार्रवाई का अनुभव करने से पहले उसके चेहरे पर चरमोत्कर्ष था। उसे कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन असाको उसे बताती है कि इसीलिए उसका कथानक कभी महिला है जो 2 साल से एक साथ रह रहे हैं। यूजी को साको के साथ शौवा में रहना याद है और उसने उससे पूछा था कि आज उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहता है। यूजी ने उससे कहा कि वह एक अच्छा अभिभावक चाहता है। वह उसे ताकती है और वह शर्मा जाता है, इसलिए वह उससे कहती है कि वह उससे जो भी उपहार मांगेगा वह उसे सबसे अच्छा उपहार देगी। यह क्या है? आपका क्या मतलब है कि उसका पहला समय इसी तरह गुजरा था और जेबी
पूछता है कि क्या उन्होंने ऐसा केवल एक बार किया है, जब साको कहता है कि उन्होंने कथानक पूरा कर लिया है। यूजी रेमन और जेबी के साथ वापस आने के बाद से हर दिन विकास हो रहा है। डरती है कि यूडी ने उन्हें सुन लिया है। असको उसे बताता है कि यही कारण है कि उसने कभी भी चरमोत्कर्ष का अनुभव नहीं किया है। वो उसे एक बार कोशिश करने के लिए कहती है। कुछ बोतलों के बाद असाको ने यूजी को एक विशेष मिशन देने के लिए कहा। अब जब जेबी उसे एक अच्छा समय दे, वह उसे बेडरूम में खींच लेता है और ऐसा नहीं करता है। उसे जाने देने के लिए वह मांसयुक्त रात्रिभोज वह तैयार कर रहा था, उसे खाने के बजाय मांसल राइफल द्वारा निगल ली जाती है। कुछ और साल बीत जाते हैं और जब भी वह शुरू करती है तो यूजी को पता चलता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। वह उससे कितनी भी बार पूछे कि क्या वह बीमार है, वह बीमार नहीं है, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसने काम छूटने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि जब उसे फ़ोन आया तो वह फ़ोन का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, इसलिए यूजी को फ़ोन असाको को कर्ट का जवाब देने का आदेश दे रहा था। यदि वह अपने वर्तमान स्वास्थ्य के कारण इनकार करती है तो मिशन और अनुच्छेद 9 को लागू करने के कारण उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जेबी ने असाको से पूछा कि वह साइट पर उससे बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन असाको ने जेबी साको पर चिल्लाता है कि यूडी ने उसी तरह से उसकी नौकरियां ले ली जिस तरह ओस्लो ने उसे मजबूर किया था। लेकिन यूजी ने जोर देकर कहा कि यह उसका सैको जेबी को चुकाना चाहता है। चिंता है कि यूजी उससे जीवन शैली, लेकिन यूडी इस बात पर जोर देता है कि यह जेबी साको पर चिल्लाता है और यूजी को बाहर ले जाता है और वह नदी के पार जा रही है। यूडी ने खुलासा किया कि उसने असाको से कहा था कि वह ओसाको की प्रतिक्रिया पता थी। जेबी उसे बताती है कि ओसाको शायद इस दुनिया में उसके 2 लोगों को नहीं चाहेगी। यूजी उसकी ओर देख रहा है। उसने आखिरी बार उससे पूछा कि क्या वह यही रास्ता चाहती है। एकमात्र तरीका है जिससे वह उनके जाने के बाद उनका कर्ज चुका सकता है। सैन्य स्कूल में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहा है। एक बड़ा बकवास छेद में क्या है और यूजी पता चलता है कि ऐसा चौंक गया, लेकिन प्रमाणित होने के बाद यूजी का कहना है कि वह सिर्फ उस आदमी से कहा कि अगर वह एथलीट फुट नहीं चाहता है तो उसे अपने जूते खुद खरीदने चाहिए। यूजी ने इसका खुलासा किया। वह बचपन से ही एक सैनिक रहा है, लेकिन आदमी सोचता है कि उसे एशियाई लड़का कहता है, लेकिन यूजी उसे बताता है कि वह जापानी है और अपना परिचय यूजीन कहता है क्योंकि वह लड़कियों जैसा दिखता है। लेकिन यूजी पागल संगीत उसे एक बहरा मूर्ख बना रहा है। आदमी इसे अच्छे खेल में लेता है और खुद को डैनी बोनर के रूप में पेश करता है। डैनी यूजी को शॉटी कहता है और यूजी अगले दिन हार मान लेता है जब कमांडर यूजी को थप्पड़ मारता है। इसलिए उसे आभारी होना चाहिए और थप्पड़ से सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान डैनी पीछे रह जाता है और यूजी को इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे सभी धूम्रपान बंद करने के लिए कहता है। उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि और इससे डैनी को दोपहर के भोजन के दौरान शार्क से भी तेज तैरने की प्रेरणा मिलती है। डैनी उसे बताता है कि उनका कमांडर रहा है एक दर्द। वह एक गोरिल्ला है जो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन यूडी उसे आकर्षक कहती है। डैनी सोचता है कि यूजी पागल है, लेकिन डैनी के बिग पनिशर का स्वाद चखती है। क्षमा करें, मेरा मतलब था कि एनी ने रेंज अभ्यास के दौरान दंडित किया था। यूडी हर बार गोली मारता है क्योंकि साको दुनिया का सबसे अच्छा स्नाइपर इस तरह की उपलब्धि हासिल करता था। एक लड़की उनकी बातचीत सुनती है और यूजी को स्निपिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखती है। वह उससे बात करने के लिए कहने पर वह अपना परिचय मिल्ली के रूप में देती है और यूजी को आश्चर्य होता है कि स्विमिंग पूल के पास घूंसा मारने के बाद तब तक रोकता है जब तक वह माफी नहीं मांग लेती। वह उसे दूसरे स्थान के स्नाइपर के रूप में पहचानता है और उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक करना चाहती है। मिल्ली ने उसे बताया कि उसका मतलब निशानेबाजी से था और वे अपने हथियार के साथ एक सीमा तक चले गए। उसने उसे बताया कि उसके पिता इन लक्ष्यों को तब मारते थे जब वे सीमा से बाहर होते थे, लेकिन उनका नशे में होने के कारण था और झूठ बोल रहे यूडी का पहला शॉट चूक क्योंकि उसके पास केवल 6 शॉट बचे हैं। यूजी और वह निशाना लगाता है और लक्ष्य पर वार करता है। वह उसे बताता है कि उसके पिता शायद झूठ नहीं बोल रहे थे और मिल्ली को एक ऐसा प्रशिक्षण पूरा हो गया और उसे जहाज पर
अंतिम परीक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। डैनी ने उससे पूछा कि उसने अपने पैसे से क्या खरीदा, लेकिन युजी ने खुलासा किया कि उसे केवल कार मिली। एक और युजी के एशियाई अनुनय का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सुई दे रहा है, जबकि डैनी उसे लंबी मिनट की सुई दे सकता है जिससे भावनात्मक क्षति हो सकती है। मिल्ली उसकी अभद्र भाषा सुनती है और उसे लात मारती है, जबकि वे बहस करते हैं कि यह अपना दिमाग खो देता है क्योंकि वह अपनी साजिश का बेशर्मी से ऐसा कर रहा है और आश्चर्य होता है कि वह कौन सी इस विषय में सुसंस्कृत है और जानता है कि उसे संस्कृति का एक साथी व्यक्ति होना चाहिए। जापान में दिन ब दिन युजी को आदेश दिया गया कि वह वैसा ही करे, जब तक कि एक दिन वे जंगल के अंदर वास्तविक युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं हो गए। युजी ने अपने स्क्वाड्रन को एक पूर्वकार चोर और एरिज़ोना के ठग को देखा जो एक गरीब लड़की थी। एनीमे ओटाकू है जो अपनी बहन को चाहता है और अंत में एक स्नाइपर जो किसी को नहीं मार सकता। लेकिन डैनी उसके विचारों को बाधित करता है और उससे पूछता है कि क्या वह भोजन के लिए उस पक्षी को लेना चाहेगा। युजी लेता है लक्ष्य, उल्टी करना शुरू कर देता है। उसे आश्चर्य होता है कि वह एक पक्षी ने उसके साथ अपने तंबू के अंदर ऐसा किया है। तो जाल लगाने के दिन शुरू हो गए, लेकिन एक रात युजी को एहसास हुआ कि दुश्मन उनके पास आ रहे हैं और युजी दुश्मन को बेअसर करने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली मारने के बाद उल्टी कर देता है उसके, क्योंकि वे सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन युजी लड़खड़ाने लगता है उसके कमांडर कि उसके सभी दोस्त, उसका एकमात्र परिवार मर सकता है जिनके साथ उसने ये पूरा समय बिताया और उनके साथ हंसी मजाक किया और खाना खाया, वे उसे दुश्मन से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अमानवीय है और लोगों को मारते समय संकोच करना ठीक है, लेकिन उसे चुपचाप बैठकर उसका कमांडर उन्हें मारने के लिए कहता है और वह इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा अगर वह उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। एक के बाद एक दुश्मन गिर गया और भले ही युजी इससे नफरत करता हो, बेअसर होने वाले दुश्मनों की संख्या गिनना जारी रखा। दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को एक आंख का उल्लंघन हुआ। युजी युद्ध करना चाहता रहा, लेकिन कमांडर ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि शांति से सो सकता है। यूडी मिला की गोद में उठता है जो उसे सांत्वना देती है। वह उसे बताती है कि वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और वह उसे कुछ समय बाद कभी मरने नहीं देगी। संकल्प और भी मजबूत हो गया और वह अपने आसपास, हालांकि डैनी को ये नज़रअंदाज होना शुरू हो गया कि यह युद्ध क्या है और जीतने का क्या मतलब है, लेकिन उनकी तैनाती समाप्त हो जाती है और अपने सभी दोस्तों के साथ भयानक पृष्ठभूमि के साथ जब वह वापस अपनी मातृभूमि के लिए रवाना हुआ तो डैनी अपने बॉयफ्रेंड के उसे छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी उसने इसलिए डैनी अचानक आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे अपने कार्यकाल से नष्ट करके बेहतर महसूस करा सकता है। इसे रोके खिड़की की ओर देखती है जहां युजी था और भगवान से प्रार्थना करती है और वह जो कुछ भी करता है उसमें उसे आशीर्वाद मिलेगा। एक सादे घर पर बोर्ड लगाता है। वह एक तेज हवा वाला दिन था जब वह रास्ते बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसे याद था कि महान कथानक के विकास के बाद वह अब और अधिक परिपक्व दिखता है। उसका चेहरा देखकर पहली बार उसे खुशी हुई कि वह जीवित है। युजी ने उसे बताया कि वह नहीं जानता कि उसे हर हिस्सा उसे देना चाहता है। इसके बाद उसने अपना अंतिम प्रशिक्षण पूरा किया, वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वह दोस्ताना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था जब हर कोई रो रहा था। खत्म होने वाला था। कुछ महीने बीत गए और स्पेन में युजी के एक मिशन के दौरान जेबी ने उसे तुरंत घर आने के लिए बुलाया क्योंकि असाको बेहोश हो गई थी। उसे जो एकमात्र कई बार गोली लगने के कारण यह एक पुरानी स्थिति थी, लेकिन उसका शरीर उन सभी पदार्थों के कारण बेहद नाजुक हो गया था जो उसे एक बार अपनी तैनाती के दौरान लेने के लिए मजबूर किया गया था। वह पहुंचे। जेबी ने युजी को बताया कि असाको लंबे समय से सो रही है। युजीसी का साको घर पहुंचने में इतना समय लगाने के लिए माफी मांग रहा है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और युजी ने कि वह उससे हमेशा झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, साथ जीवित रहेगी। वह ये कहते हुए रोने लगता है, लेकिन वह उसे रोना बंद करने और एक आदमी बनने के लिए कहती है जैसे उसने उसे सिखाया था। युजी को बताती है कि उसे आखिरकार वह मरने वाली है, तो यह उसका संकल्प ही था उसके साथ अपना जीवन बिताने की अनुमति दी। युजी ने रोते हुए उसे बताया जिसने उसे धोखा दिया था, हर बिंदु पर वह
अंत तक उस पर विश्वास करना चाहता था क्योंकि वह उसके पास उससे कहता है कि अब से वह अपना जीवन अपने लिए जिए। आखिरकार वह उसी प्रकार का आदमी चाहती थी जिसे वह हमेशा चाहती थी। वह केवल उसकी वजह से ही जीवित रहा। हर बार जब वह ठंडा होता था तो वह बिना उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन वह उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, अपने लिए लड़ना और संघर्ष करना जारी रखना और वह आदमी बनना जो वह हमेशा स्वीकार कर लिया है कि वह गुजर जाएगी। लेकिन युदी उससे पूछती है कि उसे अनुमति किसने दी उसे अपने पास रखने के लिए। असाको उससे कहती है कि इतना मूर्ख मत बनो। वह बाकी समय उसके साथ बिताता है और वह उससे कहती है कि आज सितारे बहुत सुंदर हैं। ओसाको युजी से कहता है कि उसे याद है कि जब वह पहली बार उसके साथ रहने आया था तो वह तारों को देखता था और रोता था। वह उससे पूछती है कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन युजी उसे बताता है कि उसे याद नहीं आ रहा है, थकी हुई है और उससे पूछती है कि क्या वह सो सकती है। युजी ने उससे कहा कि वह उसके शरीर को जेबी के अधीनस्थों ने ले लिया और जेबी के अंतिम संस्कार के समय तक युजी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे बताएं कि उन्हें राख के बीच एक गोली मिली है और युजी सोचता है कि यह वास्तव में एक साको के व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त है और युजी को आश्चर्य होता है कि जब वह अपने डूम से मिलेगा तो क्या वह साको के रूप में उसी स्थान पर जाएगा। लेकिन वह 5 लोगों को बचाने का अपना वादा पूरा नहीं कर लिया, यही उसका एकमात्र उसे फिर से देखना चाहता है। फूजी कई दिनों तक फर्श पर सोता है, उस केबिन में रहता है जहां साको की उपस्थिति होती है। अभी भी युजी के दिमाग में ऐसे विचार भर रहे थे जिनके बारे में उसे नहीं। वे एक दूसरे के घावों की भरपाई करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। रात के खाने के दौरान ऐसा करेंगे, जेबी बताती है। युजी ने कहा कि वह उसे एक बेहतर टूथब्रश चाहिए क्योंकि वर्तमान टूथब्रश बहुत नरम है। इससे इस पूरे समय उसके टूथब्रश का उपयोग कर रहा है और उसने युडी से कहा कि वह खुरदरे टूथब्रश से मुंह, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जेबी को एहसास हुआ कि वह कितनी सुन्न थी और 2 और टूथब्रश खरीदती है। युडी माफी मांगती है, लेकिन तुक की बात है कि युजी एक ऐसी चीज बन गई जिसने याद दिला दी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि एक दूसरे से कैसे जुड़ना है। एक बार ऐसा होने पर वह साको की याद आएगी। वह एक रात माफी मांगते हुए रोई थी क्योंकि यह कम ही घर आने लगा और उसके पास बहुत सारा समय बचा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे यात्रा पर जाना चाहिए। उसे वह नहीं जानता है तो उसे रुकना चाहिए और अपना रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसके माध्यम से अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि लेकिन उसने कभी भी अपना वादा पूरा नहीं किया। युजी जेबी को बताते हुए उठता है कि हवा उसे ले जाती है और उससे वादा करता है कि वह वापस आ जाएगा। उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया क्योंकि वह सैको की मोटरसाइकिल पर चलती है। विदेशी दिन बीतते हैं और वह लोगों से मिलता है। कैंपिंग के दौरान वह बारिश से गुजरता रहता है और यहाँ तक कि जूलिया को संदेश भी देता है कि वह उससे प्यार करता है। बीच सड़क पर कहीं उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसे खींचना पड़ता है। एक आदमी उसके पास आता है और सुरक्षित स्थान की यात्रा, लेकिन यूडी का कहना है कि वह सिर्फ एक बेवकूफ़ है जिसके युवा होना अच्छा होगा, जो रात में युजी में कुछ बदलाव लाता है। वह सोचता है कि क्या वह युवा होने की वह घर जा रहा है। वह असाको की कब्र पर देने के लिए एक पिक खोलता है और माफी मांगता है कि वह बिना कुछ समझे वापस आ गया। युजी उसकी बाइक तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह सुनता है कि एक साको उससे पूछ रहा है कि क्या उसे मजा आया। उसने लेकिन आश्चर्य है कि क्या उसे अब ऐसा करना चाहिए। उसे वह क्या खो रहा है और सोचता है कि उसे युवा होने और कुछ महीनों बाद एक साधारण छात्र के रूप में एक साधारण स्कूल में जाने का एक और प्रयास करने की जरूरत है। आपराधिक जासूस जिसने उससे उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की, आखिरकार उसके न माता पिता हैं, न भाई बहन और न ही कोई दोस्त। इसलिए अधिकारी ने गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछा कि क्या वह सिर्फ एक छात्र है। 1 घंटे बाद युजी को रिहा कर दिया गया और सार्जेंट ने माफी मांगी। उनकी ओर से रक्षा मंत्रालय से उन्हें एक फोन आया था जिसमें उसके पहले दिन स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाए। प्रिंसिपल ने उसके नए हाई स्कूल में ले जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि युजी ने खुलासा किया कि वह अपने बैकपैक में एक पिस्तौल ले जा रहा था। उन शब्दों ने
पहिया और ट्रक से हाथ हटाकर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। कून पहिया पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें प्रवेश करने से बचा लिया। हालांकि पूरी शैली में अकादमी में पहुंचने से पहले लगभग दूसरी कार में भाग गई थी। ये वह गेट के अंदर प्रिंसिपल ने खुद को ताकाबाना के रूप में पेश किया था, लेकिन यूजीन ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। हालांकि ये कार्यदिवस था, पर इस प्रिंसिपल ने बताया कि उनके साथ कैंपस में केवल 5 अन्य छात्र रहते हैं और उनसे पूछा कि क्या ये वास्तव में एक साधारण स्कूल है, तो प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि यह वास्तव में है, यह एक सामान्य स्कूल था। एकमात्र सुविधा थी जो उसे स्वीकार कर सकती थी। जब वह छात्रावास में पहुंचा तो खुद को शांतचित्त बताया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह एक छात्रा थी तो उसने नौकरानी की वर्दी क्यों पहनी हुई थी। उसने उसे अच्छी तरह से बंद है, तो उस रात स्नान में इसमें कुछ गड़बड़ थी। उसने एक सामान्य जीवन होगा। सुबह में यूजी ने पूरी आबादी को अपने विशाल रूप से दिखाने का फैसला किया, साजिश रची और अपनी 26 मील की दौड़ शुरू करने से पहले एक आई ड्रॉप बदला था। उसे याद था कि जिस तरह से उसने उसे तेज धावक बनना सिखाया था जब वह छोटा था और मिडिल स्कूल में था, तब लड़कियां प्राप्त करना दूसरों को लड़ाई में हराने के बारे में था। लेकिन उसके बाद ये सब इस जो उसके जीवन में एक आशा थी, लेकिन उसके जबरदस्त रवैये के कारण उसे एहसास हुआ कि जब से उसने जाने के लिए दरवाजा खोला तो एक लाल बालों वाली लड़की उसके सामने गिर गई और उसके साजिश कवच को उजागर कर दिया, जबकि और सोफे पर कूद गया लाल बालों वाली लड़की उसके ऊपर कूद गई और उसके बालों को ब्रश करने की कोशिश करने लगी और यूजी को उसने लड़कियों को अपना परिचय देने की कोशिश की। वाली लड़की अपना नाम सुनकर चौंक गई। हालांकि उसने कोशिश की, उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम सुअमाने है और उसने मैकी को भी अपना परिचय दिया। हाथ नहीं मिलाया। जब वह स्कूल के आसपास घूम रहा था तो उसकी दिन के अंत में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था। हालांकि जब साकी ने अपना परिचय देने के लिए करीब आने की कोशिश की तो उसने उम्मीद की कि वह अचानक से कुछ निकालेगी और उससे कहा कि उसके साथ दोस्ती करना अच्छा था जब घर पर था, लेकिन चूंकि उनके स्कूल में कोई होमवर्क नहीं था, केवल एक ही चीज जो अपने साथ वीडियो गेम खेलना, मेरा मतलब वीडियो गेम से था, उन्होंने जो कुछ वे कर रहे थे उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया और बस अपने कमरे में प्रवेश किया। लेकिन हिलना नहीं चाहिए, लेकिन ओमनी की साजिश ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी और बस उसके सामने उछलता रहा। जन्मदिन नहीं है, ये कहना हास्यास्पद नहीं है। वह इस बात पर हंसी कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी स्पष्ट थी और जब वह अपना फ्रिज खोलने के लिए अंदर गया तो उसने उसे बताया कि वह वही थी जो अपनी विशाल तोपों का प्रदर्शन कर रही थी। अद्भुत लग रही थी। कुछ मिनट बाद उसने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि वह महिलाओं का आदी है, इसलिए उसने जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसकी एक बड़ी बहन थी, इसलिए अमीन ने उससे पूछी कि उसकी बहन का नाम क्या है और यूजी ने उसे बताया कि यह काजुकी था। नाम सुनकर वह चौंक गई। लेकिन क्या वह अच्छी दिखती है? लेकिन यूरी ने उसे बताया कि वह उसके मृत कुत्ते से भी बदतर दिखती है। भावनात्मक क्षति। उसने सोचा कि वह ठंडा था, लेकिन उससे पूछा कि मेज पर वे रहस्यमय कंटेनर कौन से थे, तो उसने उसका भोजन कितना खराब होने वाला था। उसने उसकी नई बड़ी बहन के रूप में उसके लिए रात्रिभोज तैयार करने जा रही थी, लेकिन उन शब्दों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उसका पालन पोषण। यूजी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आज सुबह उसका दरवाजा बंद था और चूंकि इसके नष्ट होने का कोई सबूत नहीं था, दरवाजा बंद करने में सक्षम थी और उसे एहसास हुआ स्कूल में सबसे अलग थी। उसे वह दिन याद आया जब उनकी स्कूल बस चट्टान से गिर गई थी और उसने उस दिन जो भयानक दृश्य देखे थे और ये शब्द कहे थे। मैंने पाया कि योगी को एहसास हुआ कि उन लड़कियों में से हर एक के पास शायद कुछ न कुछ था जिसे वे छिपा रही थी। तभी उसे जेबी से एक फोन आया और उसने उसे बताया कि इसलिए उसने अपना सूटकेस निकाला और सामान्य स्कूली जीवन नहीं था जिसका उसने सपना देखा था। अगली सुबह जेबी ने अपने नए स्कूल जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन उसने कहा कि सामने आने से पहले वह दुखी थी कि वह अभी भी उसे पूछा कि क्या वह अपने सामान्य स्कूल में इस नए सामान्य जीवन का आनंद ले रहा है, तो सामान्य नहीं थी वह थी। उसका चेहरा कितना बदसूरत था। उसने उसे सावधान रहने के लिए कहा या वह गलती से मर सकता है।
लेकिन उसने उससे कहा कि हर दिन उसका बदसूरत चेहरा देखने से बेहतर होगा कि जेबी को एहसास हुआ कि उसके शब्दों ने उसे पहले की तुलना में अधिक जोर से तालियां बजाईं। जब वह कक्षा में वापस आया तो उसने सबसे खराब बहाव खींच लिया। अमीन ने उससे पूछा कि गूंगी गोरी कौन थी, तो उसने लेकिन जब अमीन ने उससे पूछा कि वह क्या करता है तो उसने उसे बताया कि वह सिर्फ कूड़ा कचरा साफ करता है ताकि वह इसे कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसे ये जानने की जरूरत है। उससे पूछा कि गोरी लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है। उसने उसे देखती है जैसे कि किस प्रकार के लड़के की रहस्य है। हालांकि जब तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तब तक वह यही जानना चाहती थी और उसके जाने के बाद चली गई। युजी ने देखा कि मिच्चारू वह उसे पसंद करती है या ऐसा कुछ भी, और उसे बाका अच्छा कहती है। युजी की दैनिक दौड़ के बाद उसने देखा कि ओमिनाया उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप चली गई और उसकी बात सुनने की कोशिश की। लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब तक उस पर ध्यान दिया है तो हो सकता है कि वह बेवकूफ़ी का नाटक कर रही हो। उसने सोचकर कि यह उसे जंगली बना देगा, वह सीधे उसके बिस्तर पर कूद गई और युजी से रुकने के लिए विनती करने लगा, लेकिन आपको उसके प्रति आसक्त थी, इसलिए जब वह पेरिस में थी तो उसने अंदर चलने का फैसला किया। हालांकि वह वहाँ कितने समय से है तो उसने कहा कि वह देख रहा है। वह पूरे समय उसे चीजें खराब होने से कम उसने उस पर ध्यान दिया था। अलमनाया ने जिम क्लास के दौरान उसके टखने में मोच आ गई, इसलिए युजी उसे अंदर ले जाने के लिए दौड़ा। नर्स के कार्यालय की नर्स युजू अपनी चोट का इलाज करने के बाद और उससे अभी भी न जाने की विनती की, उससे थकने के वह जो उससे चाहती है वह पहले ही उगल दे। पूछा क्यों तो उसने उसे बताया क्योंकि वह उससे प्यार करती थी और ये पहली नज़र का प्यार था। उसने उससे कहा कि वह उसे जीवित रहने में मदद करना चाहती थी। हालांकि उसने उससे कहा कि वह उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन उसने उससे पूछा कि क्या। हालांकि युजी ने उसे बताया कि वे अभी अल्बामा में नहीं हैं, लेकिन जब उसने युजी ने कहा कि वह उसके छोटे भाई के रूप में उसके साथ खेलेगा। कुछ देर बाद उसने आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा के दौरान इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। वह मैकी के साथ उसके लिए एक उपहार लेकर आई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अमीन ने उससे ये कहते हुए माफ़ी मांगी की और अपना मांस उसके चेहरे पर डाल दिया, जबकि उसे लगा कि यह स्वादिष्ट है। युडी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। जब उसके मालिक की मृत्यु हो गई तो उसने खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश की। उसे इस बात का वह वास्तव में इस तरह की खुशी का एक टुकड़ा महसूस करने का हकदार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन साझा करना ठीक है। कुछ सप्ताह बाद यूडी ने बाइक से अपने घर वापस जाने का फैसला किया, मैकी के साथ असाको का जन्मदिन मनाने के लिए। और जब वह उन तीनों का एक चित्र छोड़ दिया था, लेकिन उसने मैकी से इसे दूसरों से गुप्त रखने के लिए कहा। ओसाको की कब्र पर गया और कहा कि यह है। लंबे समय से जॉन की कब्र को सहलाते हुए उसने उन्हें अपने नए दोस्त मैकी से मिलवाया, और जब वह सोने गई तो उसने उसे बड़ा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और पहले उसे जूलिया कहकर शुभ रात्रि कहा। वापस आते हुए युजी ने आकाश की ओर देखते हुए असाको को बताया कि उसे याद है कि रात में उसके मन में क्या था। जापान लौटने के बाद तारे सुंदर थे। जेबी उसे घर ले गया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसने उसकी बांह पकड़ ली और चूम लिया। उसके महसूस हुआ कि उसकी स्नाइपर राइफल से कुछ लंबा होने वाला है। जब वह अपने कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि अमीन ने पहले खाना चाहता है या स्नान करना चाहता है। क्या उसने कहा कि उसे आश्चर्य है कि वह खुद को उस पर इस तरह क्यों फेंक रही है, इसलिए उसने कबूल किया कि यह सिर्फ पहली नज़र का प्यार था। हालांकि उसने सोचा कि यह बहुत सुविधाजनक था, लेकिन उसने उसके लिए पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था। जब उसने खाना खाया तो उसे एक से ईमेल मिला, लड़कियां और उस गूंगी अकेली गोरी लड़की के साथ क्या कर रहा है, आपने मुझे पकड़ लिया है। तो उसने खुलासा किया कि वह अकेली बेवकूफ़ बॉस है जिसे जेबी बोमिनी कहा जाता है। उसने सोचा कि वह सिर्फ कोशिश कर रहा था उसे ईर्ष्यालु बनाओ, इसलिए उसने उसे गले लगाया और उसे ईर्ष्यालु बना सकती है, लेकिन उसने उसे बताया कि उसका बड़ा ताकि उसे इसका एहसास हो। उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है और वह उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद करने को कहती है और दूर खींचती है और कहती है कि यह उसका पहला चुंबन था। हे भगवान, तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते हो। वह
उसे झूठा कहती है और सोचती है कि उसने बहुत अच्छा चुंबन किया है, क्योंकि यह उसका पहला चुंबन है। समय तो उसने वादा किया कि वह अगली बार अधिक सावधान रहेगा। हालांकि वह सोच रही थी कि क्या इसका मतलब यह है कि वह भविष्य में उसे फिर से चूमने जा रहा है। इसलिए उसने कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो पालन करने के लिए तैयार होने के बिना इतना लापरवाह हो। उसने सोचा उसके साथ प्यार में पड़ना उसकी पसंद थी, इसलिए वह उन भावनाओं को स्वीकार करता है। लेकिन वह यदि वह कभी गायब हो जाए या मर जाए तो वह उससे रोने के लिए नहीं बल्कि रोने के लिए कहता है। लेकिन उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में उसे पसंद करता है, तो उसने खुलासा किया कि लेकिन वह निश्चित रूप से उसे पसंद करता है। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब यह है कि वह अपने घुटनों पर बैठ गई थी। उसके पैर कांप रहे थे क्योंकि वह बहुत खुश थी कि वह अब यूजी की प्रेमिका है। लेकिन यूजी ने उसे पागल कहा और उसे खड़े होने में मदद करने की कोशिश की। हालांकि उसने वह विकसित हो सकती है, वह उसके साथ सारी साजिश करना चाहता था। कहा कि वह बहकावे में न आए। उसने कबूल किया कि उसने पहले कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया है। वह उससे इतना प्यार क्यों करती थी। उसने उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्यों रो रही थी। थोड़ी शांति बीतने के बाद उसने उस स्कूल का खुलासा किया जहां वह गई थी और उससे पूछा कि क्या उसने उसे स्तब्ध कर दिया। और उसने उसे बताया कि यह उसकी बहन है। इसलिए उसने बताया कि 6 और सभी लड़कियां गायब हो गईं, लेकिन वह एकमात्र जीवित बची थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस समय क्यों छिप रही थी। जानती है, जब से उसने काजुकी का नाम सुना तब से वह उसका भाई थी, लेकिन वह उसे बता नहीं सकती थी। वह वापस आई तो उसने उसे एक पत्रिका दिखाई जिसमें वह तब से लिखती थी और यूडी खुल गया। यह एक धूप वाले दिन था जब लड़कियों की लेकिन टायर फट गया और बस कून ट्रक लेने वाली थी। कून का काम इस इकाई को और अधिक पीड़ित बनाना था, इसलिए ये चट्टान से गिर गई। उसे पहले ही उतरने के लिए कहा और जब वे बस से बाहर निकले तो उसने उसे चश्मा दे दिया। काजुकी ने खुलासा किया कि वह उस लड़की को बचाने से शुरुआत करेगी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। उसे बचाने की जहमत उठाने में वह बहुत थक चुकी थी। काजुकी ने सिग्नल की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से कंपास काम नहीं कर रहा था। वे चट्टानों से घिरी हुई थी जिस पर वे चढ़ नहीं सकती थी और एकमात्र रास्ता जो एहसास हुआ कि उनके शिक्षक को हल्की चोट लगी थी, जबकि हिरोका का घुटना टूट गया था। सकुराई के पेट में कट लग गया था। काजुकी ने उससे कहा कि वह उनका इलाज कर सकती है और उसे उबालने के लिए कहा। घाव को बंद करने के लिए थोड़ा पानी। पहले कनाडा से शुरुआत करेगी क्योंकि उसे सबसे छोटी चोट लगी है, इसलिए यदि अन्य जल्द ही मर जाते हैं तो कम से कम वह उनकी जांच करने में समय बर्बाद नहीं करेगी। ये हास्यास्पद नहीं है। यह काजुकी ने कहा कि वह अभी उसकी एकमात्र दोस्त थी। काजुकी को एहसास हुआ कि उसकी खुद की बांह टूट गई थी क्योंकि उसने प्रभाव को रोकने के लिए सीट बेल्ट बांधी थी। जाग गया ऊपर और काजुकी ने उन्हें स्थिति समझाने की कोशिश की। संभवतः उनके सामने ट्रक से धातु का एक टुकड़ा। वे बाकी लोगों से दूर फंसे हुए थे, तो राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि वे जगह पर रहें और बचाव की प्रतीक्षा करें। लेकिन काजुकी ने भोजन और पानी है, इसलिए उन्हें संसाधनों से बाहर निकलने से पहले भागने की कोशिश करनी होगी। सोचने के लिए मूर्ख कहा कि वो पहाड़ों में जीवित रह सकती है। आगे बढ़ने के लिए माफी मांगी जब ओमनी सामान इकट्ठा कर रहा था। काजुकी ने माफी क्यों मांगी, इसलिए उसने खुलासा किया कि राष्ट्रपति को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि उनके जीवन के साथ खेलने का सबसे बुरा समय था, जबकि सभी लड़कियां रात के लिए डेरा डाले हुए थी। अमीन को आश्चर्य हुआ कि क्या काजुकी किसी पन्ने पर अपनी नज़र डालती है तो वह अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ सभी शब्दों को याद कर सकती है। अगली सुबह अमीन ने एक लड़की को अपना फ़ोन फेंकते हुए देखा, कुछ कनेक्शन पाने के लिए हवा में ऊपर। लेकिन अमीन ने सोचा कि काजुकी की तलाश में जंगल में यात्रा कर रही थी। उसने उसे कुछ झाड़ियों में छिपा हुआ पाया, बस कुछ खाने योग्य घास इकट्ठा कर रही थी। आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 दिन। लेकिन अमीना ने काजुकी से कहा कि वह उसके बारे में चिंतित थी। हालांकि उन शब्दों ने कोई व्यक्ति उसके बारे में चिंतित होगा। जब वह शिविर में वापस आई तो लड़कियों में से एक ने जब वह अकेली होती है तो साल्ट की ओर रुख करती है, इसलिए बहस में हो तो उसे कुछ शब्द बताना चाहिए और उन्हें
तंबू के अंदर उसके कान में फुसफुसाना चाहिए। काजुकी और अमीन ने उन घायल हो गए थी उनमें से एक को ये कहते हुए कि वे नदी से कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्होंने कुछ। अगर वह कभी भी किसी अन्य लड़की के साथ जोड़ी बनाना चाहती है तो वह उससे नाराज नहीं होगी। हालांकि अमीन उन शब्दों को याद किया जो काजुकी के सामने कबूल किया कि वह उससे पूछा कि क्या वह भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती है। उसे शर्मा रही थी। वह उससे पूछती रही कि क्या वह उसे पसंद किया और उसे पानी में गले लगा लिया। उसने एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी और सभी लड़कियों ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। सीधे उनके पास से उड़ गया, लेकिन अलमानिया को एक विचार था, इसलिए वह बस में भाग गई और पटक दी। वापस उड़ गया, लेकिन हेलीकॉप्टर कभी वापस नहीं आया। उसके जब तीसरा दिन आया तो लड़कियों के शव सड़ने लगे थे, इसलिए शिक्षक ने उन्हें जंगल में ले जाकर दफना दिया। आओ, या क्या उनका भी वही हश्र होगा जब वे फूल चुन रहे थे। काजुकी ने खुलासा किया कि उसका हर कोई उसे अपने से कमतर मानता है, और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह उससे प्यार करती है। लेकिन अमीन रोने लगी। घर जाना था। काजुकी ने उसके सिर को गले लगाया और वादा किया कि वह उसे चौथे दिन घर पहुंचाने के लिए सब कुछ करेगी। और पांचवा दिन बर्बाद हो गया था क्योंकि छठे दिन पूरे दिन बारिश होती रही। केवल 10 कैरेट बचे थे, लेकिन रुत्सी को एहसास हुआ कि वे गाज छोटी थी, इसलिए काजुकी को, लेकिन क्योंकि इससे व्याकुलता पैदा हो सकती थी, काजुकी ने सभी गाजरों को काटने का फैसला किया। उन्हें 11 कैरेट बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया, जिससे अमीना सोचने लगी कि काजुकी की बुद्धिमत्ता डरावनी थी। जब 7 दिन आया तो घायल लड़कियों की सारी भूख खत्म हो गई थी, लेकिन जब क्लब अध्यक्ष कमरे से बाहर चले गए तो काजुकी ने उसे एहसास हुआ कि हिरोका कुछ भी नहीं खा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि दूसरों को पता चल जाएगा कि उसने खुद को गंदा कर लिया है। उसे सांत्वना देने में बिताया क्योंकि वह अकेली बैठी थी। उसे अभिव्यक्ति, लेकिन वह पीछे से आई और उसने अपनी गर्दन पर एक चोट देखी। उसे वादा किया कि ओमिनाया ही वह लड़की है, जब चीजें खराब होंगी तो वह हमेशा वापस आ जाएगी। बंद नहीं हो रहा है तो उसने चूसने की कोशिश की। 8वें दिन किसी भी संभावित जहर को बाहर निकाले। काजुकी ने वादा किया प्यार करती है। जब दाने पहुंची तो शिक्षक ने इस दयनीय स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जंगल में गहरे जाने का फैसला किया। बारिश रुक नहीं रही थी और काजुकी ने उससे कहा कि वह जर्नल में अपने विचार लिखते समय उसने उसे खुश होने के लिए कुछ भोंगे खाने के लिए कहा। उन घृणित भोंगों से थकने लगी थी। काजुकी एहसास हुआ कि लड़कियों में से एक के घाव से कीड़े निकल रहे थे, लेकिन उसने डोमिनी को हिरोका की देखभाल करने के लिए कहा क्योंकि अमीन ने कहती रही कि वह 11वें दिन के दौरान इस इकाई प्राप्त करना चाहती है। लड़कियों में से एक अन्य लड़की उदास हो रही थी क्योंकि उसके कुत्ते को बुखार आना शुरू हो गया था। आशा दिलाती थी वह ये थी कि उनके शिक्षक मदद के साथ वापस आ सकते थे, लेकिन उनकी आशा खाने का सहारा लिया था। कीड़े और अशुद्ध पानी पीने से उनके पेट में पूरी रात दर्द होता रहा, लेकिन कम से कम जब वे अस्थायी रूप से कोमोरी का कुत्ता 12वें दिन मर गया, लेकिन उसे दफनाने के बजाय काजुकी ने सुझाव दिया कि वे उसे खा ले। कोमोरी, हालांकि उनमें से एक को उसे काटना था, इसलिए काजुकी ने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि कि वे अंततः इस एक टुकड़े के साथ कुछ खाने में सक्षम थे, उनका जीवन बढ़ गया था और वे उस स्वाद को लंबे समय तक कभी नहीं भूलेंगे। कोमोरी अपनी फूल की कली में जहर खाने से गिर गया और कभी नहीं उठा। घायल लड़कियां लगातार एक विक्षिप्त स्थिति में थीं और वे सभी पहले से ही आशा छोड़ना शुरू कर रही थीं। 14वें दिन उसके भाई और काजुकी ने वादा किया कि अगर वे कभी वापस आए तो वह ओमनी को बदसूरत से मिलवाएंगे। तभी शिक्षक अंततः खुश होकर लौटे कि वह इसका मतलब ये था कि वह असफल रहे। हिरोका का निधन हो गया और जबकि शिक्षक एक ही विचार था, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये कहने की हिम्मत नहीं की, यह महसूस करने के बाद कि वह कितनी नीच हो गई थी। इसके साथ 2 और मौतें हुईं, लेकिन केवल एक चीज जो अमीन सोच सकती थी वह थी वे सभी बाकियों के मरने की कामना करने लगे। लेकिन राष्ट्रपति उन्हें ये कहते हुए वापस आ गए कि शिक्षक एक हिरन को पकड़ने में कामयाब रहे, इसलिए उन्हें काजुकी को बताने आई थी कि वे अंततः कुछ मांस मिल गया, लेकिन उसने जाने का फैसला किया क्योंकि इसमें ऐसी जीवन को समाप्त कर देंगी। ये देखकर कि काजुकी खाना नहीं
किसी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उसी रात काजुकी उसे दिखाने के लिए जाग गई। राष्ट्रपति और शिक्षक जंगल में जा रहे थे, इसलिए अब आखिरकार उनके पास चुपचाप बाहर निकलने का मौका था। इसलिए उसने उससे कहा कि किसी और के नोटिस करने से पहले जल्दी करो। उसने उससे कहा क्योंकि इस समय वे सभी पिशाच हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो काजुकी ने उससे कहा कि वह उसे सब कुछ दिखाएगी, और जैसे ही वे पहुंचे उसने लकड़ियां देखी क्योंकि वे जंगल में थी। लेकिन जब उसकी नज़र एक छात्र की वर्दी पर पड़ी तो वह चिल्ला उठी, इसलिए शिक्षक को एहसास हुआ। तुरंत काजुकी ने उसे दूर जाने के लिए खींच लिया। वे सभी थे हिरण नहीं खाते हुए। शिक्षक उनके करीब आते रहे, जैसे कि वह सीधे टाइटन पर हमले से बाहर आ गए हों। अपना बैग अपने चेहरे से दूर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बेहतर होगा कि वे रुक जाएं, अपने दोस्तों को अपने इंसानों की तरह सोचते हुए। लेकिन उसने उससे कहा कि वह एक हारा हुआ कारण है, क्योंकि वह पहले से ही उनके पक्ष में थी। इसलिए काजुकी ने भागना शुरू कर दिया। ये वह दुनिया थी जिसमें वे इस जीवन के नियम में रह रहे थे। रोने लगी। काजुकी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और इस भयानक दुनिया से बचाने का वादा किया था। एक और उन्होंने देखा कि सभी लड़कियों ने उनके खिलाफ एकजुट होकर काम किया था, इसलिए काजुकी भागने की कोशिश करने लगी। काजुकी को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा, हालांकि उसने उसे वह बैग दिया जो वह ले जा रही थी और इस वन लामिना से बचने के लिए रास्ता देखने के लिए एक नक्शा छोड़ दिया। उसे करने की योजना बना रही थी, लेकिन काजुकी ने वादा किया और उसे यह कहते हुए दूर धकेल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए शुरू कर दिया। और जैसे ही वह भागी, उसे एहसास हुआ कि काजुकी जीवित नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वह बलिदान दे देगी। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि काजुकी किस तरह संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने उसकी मुस्कुराहट भी देखी जैसे उसने उससे कहा हो कि उसे, लेकिन बिना ये सोचे कि कितने दिन बीत गए, जीवित रहना है। ओमनी कोशिश करती रही, बच गई, लेकिन वादा किया कि वह काजुकी ने कभी उसे पकड़ लिया और फिर भी वह उन्हें एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर चाहती थी। हालांकि यह ऐसा, और जब उसने संपर्क करने की कोशिश की वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने सुना और देखा कि एक कार आ रही थी। आखिरकार वह जंगल से बाहर चली गई और जब उसने अपने सामने गोभी का टुकड़ा देखा तो उसने खुशी के आंसू रोने लगी। जिस तरह से वह अकेले ही जीवित रहने में कामयाब रही, जब वह उसे धमकाना और आरोप लगाना शुरू कर दिया और सोचा कि यह चीजों के बाद कैसे सामान्य जीवन जी रही है, जो वह हर और किसी भी थेरेपी ने उसे इससे उबरने में मदद नहीं की। जीवित रहने वाली एकमात्र महिला होने का अपराध बोध, लेकिन तभी एक पूर्ण पुरुष अपनी बहन की बलि देने के लिए एक काय की तरह पूरे समय इस बारे में चुप रही थी, और वह चाहती थी कि वह उस व्यक्ति की भरपाई करने के लिए उसकी बहन बन सकेगी, जिसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह केवल स्नेह के इसलिए अमीन ने उसे बताया कि वह सही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे वह उसके बिजली की तरह चमकने लगा और वह वास्तव में उससे प्यार करने लगी, लेकिन उसने उससे कहा कि यह सबसे बुरा परिणाम है। उसके लिए अपनी जान देकर दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही उसे सब कुछ बताने और उसे अलविदा कहने का फैसला किया। उसने उससे पूछा कि क्या वह अपनी स्नाइपर राइफल का उपयोग करके अपने बुलेट शॉट से उसके शरीर को भेदने में सक्षम होगा। माफ किया जा सकता था, इसलिए यूटी उससे कहा कि वह अपने हाथों से उसकी जान ले लेगा, लेकिन फिर लड़की सिर तक नल नहीं ले जा सकती। वह इतनी कमजोर है कि ऐसी चीजें मांग नहीं सकती, और उसने उससे माफी मांगना बंद करने को कहा। उससे कहा कि वह ऐसी हरकतें करना बंद कर दे और उससे क्या करना है। उसे एहसास हुआ कि चाहे जो भी कारण हो, उसे उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसने उसे उठने के लिए कहा। और हर कोई पछतावे के साथ जीता है, और जिस गहरे पछतावे से वो गुजर रही है उसके सामने इसके बारे में भूलने वाले शब्द बेकार हैं। वह स्वीकार करता है और शेष जीवन उसकी सजा उसके लिए जीना होगा। उसने उससे कहा कि वह उसका राजा और भगवान बन जाएगा, और वह चाहता है कि वह गायब हो गई तो वह उससे नफरत करेगा। वह जीवन भर उसके साथ लिपटी रही, और जब वह रोती है तो वह बहुत बदसूरत लगती है। लेकिन उसने उससे कहा कि उसे 3 मिनट के भीतर अपनी बात खत्म करनी होगी। इसे ले लो या इसे वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि अगर वह उसके अतीत को जानकर उसे स्वीकार कर सकता है तो उसे उम्मीद है कि तब तक वह उसे सजा देता रहेगा। जब वह शांत हो जाएगी, वह
उससे पूछता है कि क्या वह सच में विश्वास करती है कि काजुकी की मिला था, और अगर वहां 10 लोग हैं तो काजुकी निश्चित रूप से 11 शव बना सकता है, जैसे उसने उन गाजरों के साथ किया था। निश्चित रूप से एक संभावना है। उसने उसे बैकपैक से जीवित होने का नोट दिखाया, जिसमें लिखा था कि काजुकी ने उसे वहीं छोड़ दिया था जहां वे अलग हो गए थे। फूजी को एहसास हुआ कि उम्नी एस्केप को अकेले रखने की शुरू से ही काजुकी की योजना थी, इसलिए अमीन ने कब्रों के लिए कुछ फूल खरीदने के लिए गई और कुछ बदसूरत आदमी युजी के पास आया और खुद को सकाशिता के रूप में पेश करते हुए दावा किया कि वह उस आदमी ने कहा कि उसके पास करने के लिए बड़ी चीजें हैं। वापस आया तो उसने चलना शुरू कर दिया। यूडी ने खुलासा किया कि वह अभी अभी साइट पर जाते ही वे दूर जाने लगे। यूजी ने डोमिनी से पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन बात करने के बाद से वह बहुत बेहतर महसूस कर रही है। इसके बारे में उन्हें कंटेनर खोदा और जब अमीन ने इसे खोला तो उसने अंदर छिपा हुआ एक पत्र देखा और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। इसने मेरे मित्र पंचान से कहा कि कुछ साल हो गए हैं। पत्र में काजुकी ने खुलासा किया, हिरोका के मांस में ऐसी बीमारियां थीं जिन्हें खाने के बाद उन सभी की मौत हो गई। अमीना अपने दोस्त को नहीं खाया था, इसलिए काजुकी को लगता है कि यह उसके शरीर का सम्मान करने के लिए उसे बचाने का हिरोका का तरीका है। हालांकि वह जानती थी। जान बचाने के अनुरोध के रूप में काजुकी ने उससे कहा कि उसे बताया कि युजी एक बेकार काया है जो निराश है, लेकिन वह अभी भी उसका भाई है और एकमात्र चीज है। उसे इस दुनिया को छोड़ने का पछतावा था, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है तब तक वह सोचती थी कि जीवित है, लेकिन युदी को यह भी नहीं पता था। निश्चित रूप से उसकी बहनों का था, स्मारक स्थल के पास। लेकिन युजी ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी पता चल सकता है कि कहाँ जाना है, कि वह इससे कभी उबर नहीं पाएगी। इसलिए माफी मांगने के बजाय उसने उन सभी को अब से धन्यवाद देने का वादा किया। लेकिन जब वे घर वापस जाने के लिए चलने लगे तो युडी ने अमीना को एक फोन आया युजी के साथ उसके एक दोस्त से, लेकिन उन्होंने लाइन पर एक खौफनाक आदमी की आवाज सुनी। राष्ट्रपति का पिता था। उसने खुलासा किया कि वह उसे अपने फोन सौंप दिए, लेकिन उनमें से एक ने युजी को छोड़ दिया। फोन काटने के बाद युजी को उनकी बातें सुनने के लिए लाइन पर जाना पड़ा, इसलिए उसने देखा कि उसका आश्चर्य हुआ कि युजी स्कूल में किस प्रकार का हिटमैन था। पुलिस को इधर उधर छिपते हुए देखा, इसलिए उसने उन्हें मार गिराने की कोशिश शुरू कर दी। स्वॉट टीम ने पूरी इमारत को घेर लिया और युजी आखिरकार ओमिनाया के साथ पहुंची, लेकिन वह ये काम किया था। उसे उस गंदे काम को याद आया जिसके बारे में उसने बात की थी। हालांकि वह दृढ़ थी। स्कूल की ऊंची दीवारें होने और आसपास कोई ऊंची इमारत न होने के कारण अपने दोस्तों को बचाना। एक ऐसी जगह के बारे में पता था जहां उसने कहा कि वहां एक लाइट हाउस था 900 मीटर दूर, लेकिन यह उनका एकमात्र विकल्प होने वाला था। 10 सेंटीमीटर का दृष्टि क्षेत्र होगा, लेकिन उसने खुलासा किया कि यह वास्तव में 15 था। जब उसने उन शब्दों को सुना तो जेबी को एहसास हुआ 4 साल पहले 1 किलोमीटर दूर से डाकू को गोली मार दी गई थी। वह सैको नहीं था, हालांकि कि वह दूसरे मूत्रालय का उपयोग करता था, लेकिन यूजीन को पता था कि लड़कियों के बीच एक समुद्री था। जब वे सभी इंतजार कर रहे थे तो मैकी ने लाइट हाउस, और उसे एहसास हुआ कि मैकी ने ऐसा नाटक करना शुरू कर दिया जैसे उसे बाथरूम जाने की जरूरत है। लेकिन मिचिरू ने उसे साथ आने के लिए कहा और उसने बाथरूम के अंदर लाइट हाउस से निशाना साधते हुए उसे धन्यवाद दिया। वह आदमी ने मैकी को मिचिरू में लात मारी और वह शौचालय में गिर गई और अपने सिर से उसे तोड़ दिया। एक बार जब उसने बताया अमाने को जल्दी करनी थी और पहले ही अंदर आ जाना था, इसलिए जब वह अंदर जाने वाली थी तो हो सके उतना पानी लाए और उस आदमी को पिलाए। आखिरकार वह कमरे में दाखिल हुई। 4 बोतलें पीने के बाद उसने कहा उसने उसे बताया कि उसकी बेटी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जबकि वह अभी भी अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। उसके लिए पश्चाताप करने का एकमात्र तरीका ये होगा कि या तो गोली मार दी जाए। उसने उससे कहा कि जल्दी करो और जाने दो, और उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आदमी को आश्चर्य हुआ कि वह क्या खा रही है, और जैसे ही युजी ने उसकी चीख सुनी उसने जेबी से पूछा स्थिति के लिए, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या
इंतजार करना जारी रखेगा। वह यूजी इंतजार करता रहा। बदमाश ने उसे एक स्टाल में धकेल दिया और बताया उसे इंतजार करने के लिए। वह विदेशी शौचालय की ओर चला गया। उसी क्षण वह आदमी अपने कंधे पर चोट लगने के कारण दर्द से गिर गया, लेकिन अमीन बंदूक लेकर भाग गई। पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए और सभी लड़कियों को बचा लिया गया, जबकि उसे घसीटा जा रहा था। अपने स्नाइपर को दूर रखने के बाद यूडी ने 10 सेंटीमीटर दृष्टि क्षेत्र को देखा जहां से उसने फायर किया था और साको से पूछा कि क्या वह उसके थोड़ा करीब आ गया है। वह वापस जेबी के पास गया जिसने उन्हें बताया कि वे सभी सुरक्षित थे। प्रिंसिपल ने उसे उसकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी, लेकिन एक साधारण स्कूल है, यह उसका स्कूल है और वह उन सभी लड़कियों से मिलने गया जिन्होंने उसे गले लगाया। एक अज्ञात नौक का पीछा कर रहा था, लेकिन एक आदमी आया और उसने जहाज सहित जहाज को नीचे गिरा दिया। हेलीकॉप्टर जो उसका पीछा कर रहा था, उसी क्षण यूजी ने जेबी को अपनी जीवन कहानी बताना बंद कर दिया और सैन्य कमांडरों से अनुच्छेद 9 के तहत एक मिशन को पूरा करने का निर्देश प्राप्त किया। कोई विकल्प नहीं है और इस मिशन को अस्वीकार करना। यूजी सीधे अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए प्रवण स्थिति में आ जाता है। संगीत बॉक्स को सुनता है जिसे ओस्लो उसके लिए बजाता था। आदमी बनने के लिए प्रेरित किया जो वह आज है। यूजी ने अपने दायरे में लक्ष्य की पुष्टि की है, हालांकि उसे एहसास होना शुरू हो जाता है ये क्रिस्टल एस। अगली बार मेरे साथी पौराणिक कथानक मास्टर्स तक यह अगला वीडियो देखें।